दीवानापन एपिसोड 88। अब आगे। लगभग 2 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। मानिक के साथ डॉक्टर बाहर निकले। इस वक्त रिधान वहीं खड़ा अब तक कई सारी सिगरेट पी चुका था और वो अभी भी सिगरेट ही पी रहा था जब मानिक ने उसे देखते हुए कहा, रिधान। उसकी आवाज़ सुनते ही रिधान के एक्सप्रेशन पूरी तरह डार्क हो गए। दूसरे ही पल उसने अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, वो जिंदा तो है ना, कहीं मर तो नहीं गई। उसकी ये बात सुनते ही मानिक ने गुस्से के साथ कहा, रिधान तुमने उसे बचाया है, कम से कम अब तुम तो ऐसी बात मत करो। इसके जवाब में रिधान तिरछा मुस्कुराया और मानिक ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें पता भी है उसके साथ क्या हुआ था? रिधान अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, मैं डॉक्टर नहीं हूं जो मुझे पता होगा। तुमने उसका इलाज किया है, तुम मुझे बताओ कि उसे क्या हुआ है। उसके जवाब में मानिक ने चिढ़कर कहा, मेरे केबिन में आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। लेकिन रिधान डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाने लगा। ये देखकर मानिक ने गुस्से के साथ कहा, रिधान वो मेरा केबिन नहीं है, वहाँ अभी जन्नत को होश नहीं आया है। लेकिन रिधान ने इसके जवाब में कुछ नहीं कहा, वो सीधे केबिन के अंदर बढ़ गया। मानिक उसे अब दूर से ही देखने लगा। रिधान अंदर आया। इस वक्त जन्नत मशीनों के साथ घिरी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखें बंद थी। उसके गर्दन पर कुछ ड्रिप लगाया गया था। उसको ऐसी हालत में देखकर रिधान उसके करीब आया और उसे झुककर करीब से देखते हुए बोला, यू नो वॉट, इसलिए मैं कहता हूँ किसी पर यकीन मत करो, लेकिन तुम मेरे अलावा दुनिया के हर एक इंसान पर यकीन करती हो और आज सब पर यकीन करने का ही अंजाम है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद केबिन में इस वक्त मानिक रिपोर्ट पढ़ रहा था और रिधान चेयर पर लीन होकर बैठा उसे घूर रहा था। लगभग 5 मिनट बाद मानिक ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा कौन कर सकता है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है यहाँ सूर्यवंशी खानदान की ऐसी कोई दुश्मन नहीं है जो जन्नत के साथ ऐसा करे, तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो गया? रिधान इसके जवाब में टेबल पर हाथ पटक कर बोला, उसके साथ हुआ क्या है पहले ये तो बताओ, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि ऐसा किसने और क्यों किया है। क्योंकि मेरे पास दुश्मनों की कमी नहीं है और ना ही सूर्यवंशी खानदान में दुश्मनों की कमी है। ये सुनकर आखिर में गहरी सांस लेते हुए मानिक ने कहा, यू नो वॉट, उसे काफ़ी हाई डोज का पॉइजन दिया गया था और अगर तुम ज़्यादा लेट करते उसे अस्पताल लाने में तो उसकी दोनों किडनियां फेल हो जाती और वो कुछ ही वक्त में मर जाती। उसकी ये बात सुनते ही रिधान के एक्सप्रेशंस पूरी तरह सख्त हो गए और वो अपनी गहरी नज़रों से उसे देखते हुए बेहद ठंडी आवाज़ में बोला, तो इसे पॉइजन दिया गया था? इसके जवाब में मानिक ने अपना सर हाँ में हिलाकर कहा, हाँ वो भी थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे जिसने उसे पॉइजन दिया वो चाहता था कि जन्नत जिंदा ही ना रहे और मर जाए। तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि इतनी बड़ी दुश्मनी जन्नत की किसके साथ हो सकती है। वो तो बेचारी कितनी मासूम है, वो तो किसी के साथ गलत करती नहीं है। रिधान सच सच बताओ, कहीं तुमने तो उसके साथ ही सब कुछ बदला लेने के लिए नहीं किया? उसकी ये बात सुनते ही राधान गुस्से से अपनी जगह से उठकर बोला, मैं पीठ पीछे वार नहीं करता, अगर मुझे उससे बदला लेना है या उस पर वार करना है तो सामने से करूंगा, क्योंकि मैं सूर्यवंशी खानदान से हूं और सूर्यवंशी कभी पीठ पीछे काम नहीं करते। लेकिन हाँ जी, किसी ने भी ये किया है, अब उसके साथ खेलने में मजा आएगा। ये कहकर रिधान के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई और वही मानिक ये सब कुछ देखकर हैरान हो गया। तभी फिर मानिक ने कहा, और उसे होश आने में कम से कम 5 घंटे लगेंगे और होश आने के बाद वो ज़्यादा बोल नहीं पाएगी क्योंकि उसके गले में बहुत सारे कट के निशान हो गए हैं। खून काफ़ी ज़्यादा मुंह से निकला है, इसलिए उसे बोलने में कम से कम 1 हफ्ते लग जाएंगे। उसे ज़्यादा बुलवाने की भी कोशिश मत करना और आई थिंक उसे ये भी मत बताना कि उसे जहर दिया गया है। अभी उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और जब उसे ये पता चलेगा तो वो थोड़ी पैनिक करने लगे और फिर शायद वो बोलने की भी कोशिश करे और बोलने की कोशिश करेगी तो उसके गले में प्रॉब्लम होगी, फिर शायद जिंदगी भर के लिए उसकी आवाज़ जा सकती है। ये सुनकर रिधान तिरछा मुस्कुरा कर बोला, अगर मैं उसकी जिंदगी भर के लिए आवाज़ बंद कर दूं तो? उसकी ये बात सुनते ही मानिक ने गुस्से के साथ कहा, आई नो, तुम ऐसा ही चाहते हो क्योंकि वो हमेशा तुमसे सवाल जवाब करती है। तुम तो यही चाहोगे कि वो जिंदगी भर के लिए बोलना ही बंद कर दे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं उसकी आवाज़ फिर से वापस लेकर आऊंगा। रिधान उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें कुछ ज़्यादा फिक्र हो रही है उसकी, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगे? ये सुनकर मानिक अब अपने हाथों को फोल्ड करके बोला, मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा देते हैं और मैं इस वक्त उसके लिए सिर्फ भगवान बनने की कोशिश कर रहा हूँ।
लेकिन तुम्हारी गंदी सोच है, तुम हर वक्त सिर्फ यही सारी बातें सोचते हो। तभी अचानक से रिधान मानिक के एकदम से करीब आया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, आज और अभी एक बात क्लियर करता हूँ। शी इज ओनली माइन। उसे पसंद करने की गलती से भी कोशिश मत करना, वरना तुम दुनिया के लिए नापसंद इंसान बन जाओगे और तुम्हारे तस्वीर पर कब हार चढ़ जाएगा तुम्हें भी एहसास नहीं होगा और तुम भगवान को प्यार हो जाओगे। मानिक ने जैसे ही ये सुना वो शॉक हो गया और वही रिधान फाइल लेकर वहां से बाहर निकल गया। इधर मानिक उसे जाते हुए कुछ पल तक देखता रहा और फिर खुद से बोला, ये रिधान कुछ तो बदल गया है। मुझे इसकी आंखों में पहले जैसी वो नफरत दिखाई नहीं दे रही है जन्नत के लिए जो मैं एक वक्त में देखा करता था। लेकिन इसके अंदर बदला क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी उसने ये कहा ही था कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने अपना फोन उठाया तो भावना आंटी नाम शो कर रहा था। उस नाम को देखकर उसने गहरी सांस ली और कॉल पिक किया। तभी उधर से भावना ने हड़बड़ी के साथ कहा, मानिक क्या तुम रिधान के बारे में कुछ जानते हो? रात होने को आई है पर रिधान अभी तक नहीं आया और जन्नत का भी कुछ पता नहीं है। अपार्टमेंट में तन्मय उसे ढूंढने गए थे, वो वहां भी नहीं है। मुझे इसमें रिधान की हेल्प चाहिए। अगर तुम उसे जानते हो तो उसे बता दो कि वो जल्द से जल्द घर चला आए, मैं उसके लिए परेशान हो रही हूँ। ये सुनकर मानिक ने कुछ सोचा और फिर बोला, एक्चुअली इस वक्त रिधान हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही भावना जो वहां पर सोफे पर बैठी थी वो तुरंत घबराते हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई और बोली, क्या हॉस्पिटल में? लेकिन क्यों और क्या हुआ उसके साथ? वो ठीक तो है ना, कहीं उसका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? इसके जवाब में उधर से मानिक ने कहा, एक्चुअली एक्सीडेंट उसका नहीं बल्कि जन्नत का हुआ है, पर अब वो ठीक है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और रिधान यहीं पर है, इसलिए आपको रिधान की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जन्नत के बारे में ये सब सुनकर तो अब भावना को ऐसा लगा जैसे कि उसका हार्ट फेल हो जाएगा। वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, तन्मय, तन्मय जल्दी से नीचे आइए, देखिए जन्नत हॉस्पिटल में है। मैंने कहा था ना, मेरा दिल बेचैन हो रहा है, मेरी बच्चे इस वक्त अस्पताल में है, उसे कुछ हुआ है, प्लीज जल्दी आइए, हमें हॉस्पिटल जाना है। उद्धरण चिन्ह। मानिक ने जैसी ही उनकी ये बात सुनी वो तुरंत हड़बड़ी के साथ बोला, नहीं नहीं आंटी, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए आपको बता दिया जिससे कि आप परेशान ना हो, जन्नत को इतना भी कुछ नहीं हुआ है, आप वहीं पर रहिए। लेकिन भावना ने अब कुछ भी नहीं कहा और तुरंत कॉल कट कर दिया। इधर तन्मय ने जब ये सुना तो वो भी तुरंत लगभग दौड़ते हुए नीचे आए। रमन भी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। वो भी तुरंत हड़बड़ी के साथ आए और बोले, मैडम क्या हुआ जन्नत को? वो ठीक तो है ना? वो अस्पताल में क्या कर रही है? भावना ने घबराकर कहा, मानिक का कॉल आया था, उसने कहा कि रिधान और जन्नत दोनों ही अस्पताल में है, लेकिन जन्नत के साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ है। मानिक ने कहा कि वो ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे घबराहट हो रही है, मुझे अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर चलिए। ये सुनते ही तन्मय ने तुरंत कहा, हम अभी हॉस्पिटल चलेंगे। लेकिन तभी रमन ने भी जल्दबाजी के साथ कहा, मैं भी चलूंगा। तन्मय ने कहा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, वहां जैसा कुछ होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। ये सुनते ही गुस्से के साथ रमन ने कहा, मैं क्यों ना जाऊं वहां पर, मेरा भी तो कुछ हक बनता है ना उस पर, मैं उसे देखने जरूर जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अचानक से रमन के ऐसे बिहेव को देखकर भावना को कुछ समझ नहीं आया और वो ना समझी में बोली, क्या हुआ रमन जी, आप ऐसे नाराज क्यों हो रहे हैं? तभी तन्मय रमन को शांत कराते हुए धीरे से कहा, मुझे पता है वो तुम्हारी बेटी है, इसलिए तुम्हें फिक्र हो रही है, लेकिन तुमने जैसा कि बताया है मुझे रिधान के बारे में, अगर रिधान तुम्हें वहां देखेगा तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम उसके सामने मत जाओ। लेकिन इस वक्त रमन कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। उसे जन्नत की हद से ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने कहा, मुझे नहीं पता इन सब के बारे में, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि मुझे जन्नत से अभी के अभी मिलना है, बस। ये कहकर वो तुरंत बाहर की तरफ बढ़ गया और वही भावना ने कहा, तन्मय क्या प्रॉब्लम है? बचपन से उन्होंने भी जन्नत को बहुत प्यार किया है, उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया है, इसलिए जन्नत को प्रॉब्लम में देखकर उन्हें भी फिक्र हो रही है, चलने दीजिए ना। ये सुनकर आखिर में तन्मय ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और गहरी सांस लेकर सिर हिलाया, जिसके बाद वो तीनों ही वहां से सीधे अस्पताल के लिए निकल गए। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जन्नत को नॉर्मल विप वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और इस वक्त वार्ड के बाहर ही रिधान टिक करके खड़ा सिगरेट पीते हुए सिर्फ और सिर्फ जन्नत को ही देखे जा रहा था। जन्नत अभी भी बेहोश थी। तभी वहां पर असिस्टेंट आया और उसने अपना सिर नीचे झुकाकर कहा, सर हमें कुछ इन्फो मिला है, मैडम पर जो हमला हुआ उसके पीछे किसी बाहरी दुश्मन का हाथ है।
लेकिन एक और बात पता चली है कि हमला करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि एक लड़की है। ये सुन रिधान के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। असिस्टेंट ने सिर झुकाते हुए कहा, सर, उस लड़की की पूरी हिस्ट्री हमें अभी तो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता चला है कि वो किसी पुराने बदले के लिए आई है। वो बहुत ही चालाक पर खूबसूरत है, लेकिन उसके इरादे खतरनाक हैं। लगता है उसने अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को हटाने की कसम खाई है। खूबसूरत शब्द सुनकर रिधान के चेहरे पर एक डार्क स्माइल आ गई और उसने कहा, हर खूबसूरत चीज पर रिधान सूर्यवंशी की नजर होती है। फिर ये लड़की मुझसे छुपकर अभी तक कैसे रह सकती है? एंड नाउ यू नो कि तुम्हें अब क्या करना है। ये सुनकर असिस्टेंट ने अपना सिर हिलाया और रिधान डार्क वे में जन्नत को घूरने लगा। एपिसोड 89। अब आगे। लगभग 20 मिनट बाद जन्नत की पलकें हल्की से फड़फड़ाने लगी। रिधान अभी भी उसे घूरे जा रहा था। उसे देखकर वो दूसरे ही पल अंदर की तरफ बढ़ा। अंदर पहुंचते ही वो जन्नत के चेहरे के काफी नजदीक झुक गया। जन्नत का छोटा सा चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे अब अपनी आंखें खोल रही थी। उसकी खुली आंखों को देखकर रिधान के चेहरे पर एक गहरी स्माइल आ गई। और जब जन्नत की आंखें खुली तो उसकी नज़र सीधे रिधान पर गई। रिधान को देखते ही उसकी आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई और अचानक से उसकी आंखों से 2 कतरा आंसू निकल आया। उसने कुछ बोलने की कोशिश की पर गले में बेतहाशा दर्द होने की वजह से वो कुछ कह नहीं पाए और बस रिधान को ही देखने लगी। तभी रिधान नीचे झुका और उसके आंसुओं को एक एक करके साफ करके बोला, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब कोई और रोएगा। जन्नत को ये बात कुछ समझ नहीं आई, इसलिए वो अपनी सवालिया नजरों से रिधान को देखने लगी। शायद वो पूछना चाहती थी कि उसके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, लेकिन आवाज न निकल पाने की वजह से वो कुछ कह नहीं पा रही थी। लेकिन तभी रिधान ने उसके हाथों को पकड़कर गहरी सांस लेकर कहा, यू नो वॉट, आज से तुम मेरी निगरानी में रहोगी, क्योंकि तुम खुद का ख्याल नहीं रखती और मैं नहीं चाहता मेरे अलावा कोई दूसरा तुम्हें परेशान करे। और जिसने भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश की है उसकी जान तो अब जाएगी, और तुम्हें पता है उसकी जान कौन लेगा? रिधान सूर्यवंशी। ये कहते हुए रिधान जोर जोर से हंसने लगा। जन्नत को इस वक्त रिधान से काफी ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए वो धीरे से अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। लेकिन रिधान ने दूसरे ही पल कसकर उसके हाथों को पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, मैंने तुम्हें बचाया और तुम फिर से मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो। दिस इज नॉट फेयर। तुम्हें इस तरह मुझसे दूर जाने का हक अब किसी ने नहीं दिया, क्योंकि कहते हैं ना, जो जिसकी जान बचाता है वो जान सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उस इंसान की हो जाती है जिसने उसे बचाया है। तो अब तुम्हारी जान सिर्फ तुम्हारी जान नहीं बल्कि वो मेरी जान बन चुकी है, और आज से तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। तुम एक तरह से मेरी कठपुतली बनोगी, मेरी पपेट। ये कहकर वो फिर से हंसने लगा। जन्नत को और भी ज्यादा डर लगने लगा। उसकी आंखें डर से भर गई थी। वो धीरे से आसपास देखने लगी। उसे वहां आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन तभी रिधान ने नीचे झुककर उसके नाक को हल्के से खींचते हुए कहा, यू नो वॉट, मैंने कुछ देर पहले तुम्हें मरते हुए तड़पते हुए देखा था। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम्हें ऐसे देखकर मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं तुम्हें जल्द से जल्द पूरी तरह ठीक कर दूं और उसके बाद मैं अपने तरीके से तुम्हें तड़पाऊं। इसके बाद मुझे असलियत में सुकून मिले, क्योंकि किसी और के तड़पाने से मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। लेकिन तुम फिक्र मत करो, एक बार तुम ठीक हो जाओगी उसके बाद मैं अपने तरीके से तुम्हें तड़पाऊंगा। ये सुनकर आप जन्नत की आंखों में गुस्सा आ गया। वो गुस्से से रिधान को देखने लगी। वो शायद बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके होंठ खुल रहे थे पर गले से आवाज नहीं निकल रही थी। पर जब उसने ज्यादा कोशिश की तो उसे गले में दर्द हुआ और वो दर्द में अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, जिसे देखकर रिधान तिरछा मुस्कुराया और बोला, मुझे पता है इस वक्त तुम मुझे बहुत कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आवाज ना आने की वजह से तुम कुछ भी कह नहीं सकती। इसीलिए तो मैं तुमसे ये सारी बातें कह रहा हूँ, क्योंकि अब तुम कुछ वक्त तक बोल ही नहीं सकती और मुझे तुम्हारी वो बेफिजूल की बातें नहीं सुननी पड़ेगी। ये कहकर वो मुस्कुराया और वही जन्नत ने दांत पीसते हुए अब मन में कहा, अब समझ आ रहा है ये इतना बकवास क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी कुछ बोल नहीं पा रही हूँ और इन्हें लगता है कि मैं कुछ बोल नहीं सकती तो ये कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। पर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे मुंह से खून क्यों आ रहा था? रिधान मुझे कुछ बता भी नहीं रहे हैं और मैं कुछ समझ भी नहीं पा रही हूँ कि आखिर मैं पूछूं तो पूछूं किससे, और यहाँ मुझे कोई देख भी नहीं रहा है। ये कहते हुए वो आसपास देखने लगी पर उसे कोई कहीं दिखाई नहीं दिया। पर तभी अचानक से रिधान उसके चेहरे के करीब झुक गया।
ये देखते ही अमानत की आंखें बड़ी हो गई और वो थोड़ा सा डरने लगी। रिधान उसके चेहरे के करीब झुका और उसके सूखे होठों को अपने होठों से धीरे से रब करते हुए बोला, आई प्रॉमिस यू, जिसने भी तुम्हें तड़पाया है इससे दुगना उसे तड़पना पड़ेगा। जिसने भी तुम्हें रुलाया है इससे 4 गुना उसे रोना पड़ेगा। और जब रिधान सूर्यवंशी वादा करता है तो उस वादे को वो मरते दम तक निभाता है। अब तुम रेस्ट करो। जन्नत ने जैसे ही ये सुना वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई। उसे तो समझ ही नहीं आया कि रिधान ने अभी उससे क्या क्या कहा था। और वही रिधान उसके होंठों को हल्के से चूमते हुए वहां से बाहर निकल गया। जन्नत बस रिधान को जाते हुए देखते रह गई। उसने मन ही मन कहा, रिधान के कहने का मतलब क्या है? किसने मुझे तड़पाया है और मेरे साथ क्या हुआ है? मैं कुछ समझ नहीं पाई। लेकिन तभी जल्दबाजी के साथ अन्नू अंदर आई। अन्नू को देखते ही जन्नत को जैसे ठीक से सांस आए और वो तुरंत उसे अपनी आंखों से अपनी तरफ आने का इशारा करने लगी। अन्नू भी उसके पास आए और तुरंत उसके हाथ को पकड़कर बोली, जन्नत तुम्हें होश आ गया? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें अब कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है या फिर तुम्हें कहीं खांसी तो नहीं आ रही है? इसके जवाब में जन्नत ने आंखों से अपना सिर ना में हिला दिया, जिसे देखकर अन्नू ने रिलैक्स होते हुए कहा, थैंक गॉड तुम अब ठीक हो। मैं बता नहीं सकती तुम्हारे मुंह से खून निकलते देख मैं कितनी ज्यादा डर गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। और डॉक्टर ने भी यही कहा था, अगर हम ज्यादा देर करते तुम्हें यहाँ लाने में तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। जन्नत ने जैसे ही ये सुना वो बिल्कुल दंग रह गई। उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई और उसने हैरानी के साथ मन में कहा, ये अन्नू क्या कह रही है? क्या मैं मरने वाली थी? लेकिन कैसे? और मैंने तो कुछ ऐसा वैसा खाया ही नहीं था जिसकी वजह से मैं मर सकूं। आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी उसने ये कहा था कि तभी अन्नू ने गुस्से के साथ कहा, पता नहीं किसने तुम्हें जहर देने की कोशिश की थी। मैंने डॉक्टर की बात चुपके से सुन ली थी। और जब से मैंने ये सुना है कि किसी ने तुम्हें जहर देने की कोशिश की है तब से मेरा दिल ऐसा कर रहा है कि मैं उस इंसान को जिंदा मार डालूं। आखिर उस इंसान की प्रॉब्लम क्या है? क्या वो इंसान तुम्हें खुश होते हुए नहीं देख सकता? आखिर उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? जैसे ही जन्नत ने ये सुना कि उसे जहर देने की कोशिश की गई थी, अब तो उसे समझ नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। उसकी आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई थी, जैसे बहुत कुछ जानना चाहती हो। वो मन में हकलाते हुए बोली, क्या क्या मुझे जहर देने की कोशिश की गई थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो मुझे जहर कौन दे सकता है? कहीं रिधान ने तो? रिधान का जिक्र करते ही वो एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन तभी उसको अन्नू की आवाज सुनाई दी, और तुम्हें पता है उस वक्त मिस्टर रिधान ही थे जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। पता नहीं वो कैसे वहां पहुंच गए और उन्होंने जल्दबाजी के साथ तुम्हें अस्पताल ले आए और तुम्हें एडमिट करवाया। इसके बाद तुम्हारा इलाज भी करवाया, वो भी यहाँ के डॉक्टर से नहीं बल्कि इंटरनेशनल डॉक्टर से। उन्होंने तुरंत उन्हें हायर किया, इसलिए तुम्हारी जान बच पाई। सच में मिस्टर रिधान बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं तो उन्हें थैंक यू भी बोलना चाहती थी, पर वो पता नहीं कहाँ चले गए। जैसे ही जन्नत ने ये सुना वो फिर से शॉक हो गई और मन में धीरे से बोली, ये मैं क्या कर रही थी? मैं तो रिधान पर शक कर रही थी, जबकि रिधान ने तो मेरी जान बचाई, जैसा कि अभी अभी अन्नू ने बताया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर रिधान मेरी जान नहीं लिए तो फिर कौन मेरी जान ले सकता है? क्योंकि अभी तक रिधान के अलावा मेरा कोई दुश्मन नहीं था। रिधान की वजह से ही मैंने अपना घर छोड़ा। रिधान की वजह से ही मुझे मेरी असली सच्चाई पता चली, और एक वही थे जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे साथ ऐसा किसने किया? ये सब कहते हुए वो अभी परेशान थी कि तभी वार्ड का दरवाजा खुल गया और भावना तन्मय तेजी के साथ अंदर आते हुए बोले, जन्नत बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना कि तुम एडमिट हो। लेकिन ये कहते कहते जैसे ही तन्मय और भावना अंदर अपने कदम रखा, जन्नत की हालत देखकर उनके कदम अपनी जगह बिल्कुल जम गए और वो दोनों ही एकदम से शॉक्ड हो गए। जन्नत इस वक्त मशीन से घिरी हुई थी। उसके गर्दन में भी ड्रिप लगी हुई थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर भावना की आंखों में आंसू ही आ गए और वो तुरंत तन्मय से हकला कर बोली, ये सब क्या हुआ मेरी बेटी के साथ? तन्मय, उसकी इतनी हालत खराब कैसे हो सकती है? इसके जवाब में तन्मय ने भी ना समझी में कहा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुबह तक तो ये बिल्कुल ठीक थी और ऐसे अचानक से। अन्नू जो उन्हें देख रही थी वो हैरानी के साथ जन्नत को देखकर बोली, जन्नत, ये तुम्हें अपनी बेटी क्यों कह रहे हैं? तुमने तो कहा था कि तुम अनाथ हो। अन्नू की आवाज जैसे ही जन्नत के कान में गई वो समझ नहीं पाई कि वो क्या कहे। और वही जब तन्मय और भावना ने ये सुना कि जन्नत ने कहा था कि वो अनाथ है, ये सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा।
और भावना ने दूसरे पल गुस्से के साथ कहा, जन्नत अनाथ नहीं है, बल्कि वो हमारी बेटी है, समझी तुम। अन्नू एक पल के लिए चुप हो गई और ना समझी में जन्नत को देखने लगी। तभी भावना गुस्से से जन्नत के पास आई और जन्नत को घूरते हुए बोली, क्या तुमने दुनिया वालों से सच में कह दिया है कि तुम अनाथ हो? मैं मानती हूँ कि हम तुम्हारे असली मॉम डैड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबसे बताओगी कि तुम अनाथ हो। और तुम्हें किसने हक दिया खुद को अनाथ कहने का? तुम हमारी बेटी हो और दोबारा से अगर तुमने किसी से अपने आप को अनाथ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भावना की डांट में ही प्यार था, जिसे सुनकर ना चाहते हुए भी जन्नत की आंखों में आंसू आ गए और उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी भावना रोते हुए आगे गई और उसे अपने सीने से लगा ली, और वही अन्नू भी अब चुपचाप वहां से कुछ सोचकर बाहर की तरफ निकल आई। इधर तन्मय भी सीधे जन्नत के पास गए और उसके हाथ को पकड़कर बैठ गए। तभी भावना ने कहा, बेटा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जब से देख रही हूँ तब से तुम बिल्कुल चुप हो। क्या अभी भी तुम हमसे नाराज हो? क्या तुम हमसे बात नहीं करोगी? इसके जवाब में जन्नत अपने होठों को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी अंदर कोई आते हुए बोला, वो कुछ दिनों के लिए अभी बोल नहीं सकती। तन्मय और भावना ने जैसे ही ये सुना वो दोनों बिल्कुल दंग रह गए और शॉक्ड होकर जन्नत को देखने लगे। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।